गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, द रीप टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमराज चौहान। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ग्राम उदय के साथ ही भारत उदय हो सकता है। और जब हम ग्राम उदय की बात करते हैं तो हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं। 1959 में राजस्थान से पहली बार जब पंचायत के चुनाव हुए और पंचायत बन करके बाहर आई, आज पूरे देश में यदि देश का वास्तव में कोई संचालन होता है तो वो हमारी सबसे बड़ी संसद ग्राम संसद से होता है, ग्राम पंचायतों से होता है। ग्राम सभाएं ये निर्णय करती हैं कि उनका गांव कैसा हो, उनका क्षेत्र कैसा हो, उनका विकास कैसा हो। इसी विषय के साथ आज हमारे साथ यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं और ये पैनलिस्ट इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और इस पर अपने अपने क्षेत्र के माहिर ये जो विशेषज्ञ हैं ये आज द रीप टाइम से बातचीत करेंगे। मैं सबसे पहले एसपी शर्मा से बात करवाता हूँ। एसपी शर्मा द रीप टाइम के संपादक हैं। एसपी शर्मा जी, पैनल आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। हमें आज आज़ाद हुए 74 वर्ष का समय हो चुका है, 74वां वर्ष है। ऐसे में हम आरंभ से ही हम अगर 1959 से बात करें तो ग्राम स्वराज की हम बात कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से। क्या 74 वर्षों के बाद का भारत ग्राम स्वराज के स्वप्न को पूरा करता हुआ दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक बात पंचायत की आती है, ये आपने सही कहा कि 1959 में जब बात हुई थी राजस्थान से पंचायत एम्पावरमेंट के को रिलेटेड, लेकिन अगर बात पंचायत एम्पावरमेंट की आप करते हैं तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में पंचायत का स्वरूप बहुत पुराना है। पुराने समय में भी पंचायत होती थी, ग्राम समाज होता था, कोई भी बात होती थी तो गांव से ही विकास के आधार पर ही ग्राम पंचायत चुनी जाती थी। लेकिन अब जो स्वरूप बना है उसमें इस तरह से चीज़ें जोड़ दी गई हैं कि पंचायत में चुनाव होते हैं, 3 टायर चुनाव होते हैं, पंचायत समिति होती है, जिला पंचायत होता है और पंचायत के विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र और राज्य द्वारा पारित की जाती है तो उसके माध्यम से वो पंचायत तक पहुंचती है। बहरहाल, अगर बात हम पंचायत के विकास की करें, पंचायत के चुनाव की करें, तो पंचायत में जैसे आपने जिक्र किया कि हिमाचल में चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने हैं और जनवरी में 2021 में अभी चुनाव होंगे, तो उसको लेकर के सरकार ने भी तय कर दिया है कि चुनाव होंगे ही। पहले ये भी था कि शायद कोरोना की वजह से ना हो पाए। बहरहाल, अब देखना ये है कि सरकार इस चुनाव को किस तरह से करवाती हैं और बहुत सारी इसमें बातें हैं, तो वो सारे पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनके माध्यम से चीज़ें सामने आ जाएगी। एसपी शर्मा जी, आपका जो एक संदर्भ में आपने बातें कही हैं कि पंचायत राज के स्वराज के पीछे का स्वप्न ये था, धीरे धीरे जैसे हम इस स्वप्न को पूरा करते गए और आज जब हम देखते हैं चुनाव का, कहीं ना कहीं ये दौर तो बदला है। आप ही से मेरा दूसरा प्रश्न भी रहेगा, क्योंकि इस बात को थोड़ा सा अपने दर्शकों के साथ स्पष्ट करना चाहेंगे कि चुनाव आज भी समीकरणों पे हो रहे हैं। अब अभी भी ग्राम स्वराज की जो हम बात कर रहे हैं, उस ग्राम स्वराज के लिए जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें मानक चाहिए थे, उन मानकों पे हम नहीं चल पा रहे हैं। अभी भी पंचायतों में जो चुनाव है वो जाति समीकरणों पे होते हैं, मेरा इलाका तेरा इलाका पे होते हैं, आर और पार और एक दूसरे की भावनाओं को ना समझते हुए, सामाजिकता को ना समझते हुए, उसकी सेवाओं को ना समझते हुए आज भी चुनाव कहीं ना कहीं बंटवारे में होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज पंचायत का जो चुनाव है वो जिस मकसद से पंचायत का गठन किया गया था, कहीं ना कहीं उससे भटक गया है। पंचायत में आज मतलब ये होता है कि 1-2 चुना हुआ आदमी पंचायत के सारे निर्णय ले, ये उचित नहीं है। पंचायत का मतलब ग्राम सभा होता है, जो भी अधिकार है वो ग्राम सभा को देने होंगे, तब तक पंचायत या ग्राम विकास से या ग्राम उदय से भारत उदय नहीं हो सकता है। इसमें मैं 1-2 बातें जोड़ना चाहूँगा। सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं जिसके तहत रोटी का अधिकार है और पढ़ाई का अधिकार है और भी इसमें अधिकार है, लेकिन उन सभी चीज़ों को पंचायत को ना दे करके वो जिला स्तर पर उसको जवाबदेही रखी गई है। आप सोचिए, अगर कोई गांव में भूख से मर जाता है, पहाड़ी प्रदेश है तो यहाँ चीज़ें नहीं होती है, लेकिन ऐसा ही वाकया यूपी में हुआ था और उसके बाद उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि गांव वाले पानी की व्यवस्था करें, कोई प्यास से मरे तो पंचायत की जिम्मेवारी होगी। जब तक ये सारे अधिकार पंचायत के पास नहीं होंगे तो तब तक ग्राम उदय से भारत उदय का सपना हमारा अधूरा रहेगा।
आप बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भूख से मर जाता है, पानी की समस्या है, उसकी अपनी रोजी रोटी की समस्या है, हिमाचल में कम हो सकती है, यूपी की आप बात कर रहे हो। हमारे साथ आनंद नायर इस समय यहाँ बैठे हैं। आनंद नायर का पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में न केवल ग्राम सभाओं के साथ, पंचायतों के साथ, बल्कि युवाओं के साथ और क्षेत्र के हर वर्ग के साथ काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। नायर सर, आपका स्वागत करने के बाद आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी स्थिति अभी भी है जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हों, और हमारे देश में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अभी भी रोजी रोटी के लिए आदमी को या तो प्राण त्यागने पड़ते हैं या बहुत मुशक्क़त करनी पड़ती है? आपकी बात सही है। जैसे एसवी शर्मा जी ने कहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो सपना देखा था पंचायती राज को उतारना और उसका जो इम्पैक्ट होना है लोगों पे, वो अभी तक हुआ नहीं है। मैं मिशन ड्रीव के तहत काफ़ी जगह पे, काफ़ी गांव में और काफ़ी पंचायत में घूमा हूँ अक्रॉस इंडिया। मैंने ये देखा है कि हिमाचल आई थिंक सक्षम है अपने आप को संभालने के लिए, पर कुछ जगह है जैसे कालाहांडी हो गए, ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि अभी भी भूखमरी है और ना सरकार कुछ कर पा रही है, ना पंचायत का कोई वहाँ पे कुछ इफेक्ट हो पा रहा है। हाँ, परिवर्तन ज़रूर है वहाँ करने के लिए। नए पीढ़ी के जो लोग हैं, उनकी सोच, उनका जो एक्सपोजर रहा है, वो अब पंचायती राज में पार्टिसिपेशन करके जो माहौल है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जहाँ मैंने देखा है, जहाँ पे आप वुमेन को लेके आते हैं, स्त्री का जो एम्पावरमेंट होता है वो जहाँ लेके आते हैं पंचायती राज में, ख़ास तौर से डिसीजन मेकिंग के उसमें, तो आप देखेंगे कि वो सारे पंचायत, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिए, चाहे केरला में ले लीजिए, चाहे हरियाणा में भी कुछ गांव हैं जहाँ पे कि पंचायत के जो मुख्य हैं वो पंजाब में भी हैं, लेडीज़ हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एम्पावरमेंट है और जो डिसीजन मेकिंग है और इम्प्लीमेंटेशन जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, वो बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो एक जो थॉट डाली थी जहाँ 33% वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अब जाके 50 का अमेंडमेंट हुआ है। तो आई थिंक जब तक स्त्री नहीं उतरेंगी, ये जो कंप्लीट साकार सपना जो है एक परफेक्ट पंचायती राज का, वो नहीं हो पाएगा। यस, जगह आपके आंसर का है कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे भुखमरी अभी भी है, सरकार तक पहुँचती नहीं है, और सिस्टम जो है वहाँ पे, जैसे आपने कहा कास्ट है, और ये एक स्पेशल भाई भतीजाबाद का जो चीज़ें होती हैं वो बहुत इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, और वो ऐसे जो भुखमरी है, मारामारी है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, कंट्रीब्यूट करती है। आपने कहा कि हम जब भूखमरी की बात करते हैं ग्राम स्वराज में, कि आज भी हम रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उसी के साथ आपने एक बात संदर्भ में कहा कि जब तक हम सबकी पार्टिसिपेशन नहीं लेते हैं, तब तक हम कहीं ना कहीं अपने ग्राम स्वराज के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन में युवा है, पार्टिसिपेशन में उस गांव का वो व्यक्ति भी है जो हल चलाता है, किसान है, वो व्यक्ति भी है जो नौकरी पेशा करता है, जो अपना व्यवसाय करता है, और पार्टिसिपेशन में इस देश की आधी आबादी भी है। आधी आबादी की जब बात आती है, हमारे साथ श्रवा गुप्ता हैं। श्रवा गुप्ता बहुत अच्छी लेखिका हैं और राष्ट्रीय स्तर पर इनके लेख प्रकाशित होते रहे हैं, क्रिटिक्स हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप खुद भी एक महिला हो, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जब आप लेखनी उठाते हो तो अपनी लेखनी में कहीं ना कहीं जब आप पंचायतों को लाते हो, गांव में पहुंचती हो, गांव की दहलीज गलियों को पार करती हो लिखते लिखते, तो क्या महसूस होता है कि क्या उस आधी आबादी को पंचायतों में वो स्थान मिल चुका है जिसकी उनको दरकार है, या जिसकी ग्राम स्वराज को वास्तव में दरकार है? इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, उनमें से 20 स्टेट्स में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिलती है पंचायती राज सिस्टम में। इवन दो 74 इयर्स हो चुके हैं हमारी आज़ादी के लिए, बट हम आगे बढ़ने के लिए पीछे क्यों देख रहे हैं? मैं अभी पूरे इंडिया की बात नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट हिमाचल में महिला बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुकी हैं, तो उन्हें इतनी ज़्यादा रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है? मुझे शायद लगता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे हिमाचल का लिटरेसी रेट भी 80% से ज़्यादा है, उसमें महिलाओं की भी ऑलमोस्ट इक्वल। मैं आपको यहाँ रुकते हुए एक बात बोलना चाहूँगा कि हमारी पंचायतों में हिमाचल के संदर्भ में विशेष तौर पे महिलाओं का 50% जब से ही रिजर्वेशन हुआ है, आरक्षण हुआ है, महिलाएं प्रधान बनी हैं, उप प्रधान बनी है, बीडीसी की चेयरमैन बनी है, ज़िला परिषद को उन्होंने लीड किया है। लेकिन पंचायतें, जब लोग पंचायतों में एंटर करते हैं तो
तो जहाँ प्रधान की कुर्सी है उनके साथ उनके बगल में उनके पति की कुर्सी लगी होती है। यानी कि पूरे के पूरा का जो हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था को संभाला जा रहा है वो ये आरोप शुरू से लगते आ रहे हैं और आज भी वो आरोप है और बिल्कुल सत्य पे है। हमने एक रीप टाइम्स में एक इसमें खबर भी की थी कि जो प्रधान महिलाएं हैं उनके पति ही पंचायतों को चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका संबल होना, उनका सशक्त होना, ये क्या मायने हैं? बट गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से पूरा इक्वल राइट दिया है। रिजर्वेशन हो या फिर डिस्काउंट हो, जैसे चाहे हम बोले बस में ट्रैवल करने के लिए महिलाओं को डिस्काउंट मिलता है। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है और एम्पावर्ड है तो क्या उसे इस चीज़ की ज़रूरत है? ये तो वैसे ही होगा, कोई मरीज़ ठीक हो चुका है फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती दवाई दे रहे हैं और बैसाखियों के सहारे आगे चलने के लिए कह रहे हैं, इससे तो वो दोबारा बीमार हो जाएंगी। जब तक ये पूरा सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है, पर सिर्फ उतना सा जो बिल्कुल ही पिछड़े वर्ग से लोग हैं और वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। इसमें सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, इंसानों की भी जनरल बात है। अब हम जो रुख कर रहे हैं वो हमारे बीच में नरेंद्र ठाकुर हैं। ये शिमला ग्रामीण से संबंध रखते हैं और शिमला ग्रामीण की एक पंचायत से जिसमें इन्होंने सेवाएं दी हैं और 20 साल का लगभग लंबा अनुभव। आपसे नरेंद्र जी हम ये जानना चाहते हैं कि पंचायतों में जो हमारा युवा मंडल है, महिला मंडल है, क्योंकि उसी में आपका बहुत ज़्यादा अनुभव भी रहा है, क्या आप समझते हैं कि जो पंचायतों के चयन होता है, प्रक्रिया होती है, पंचायतों में कामों का संचालन होता है, जो पंचायत को इम्प्लीमेंट करना है लोगों के बीच में जा कर के, उसमें युवा मंडल क्या भूमिका निभा सकते हैं एक सहयोगी के रूप में, सहभागिता के रूप में, और महिला मंडल कैसे वहाँ काम कर सकती? क्योंकि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के साथ काम कर चुके हैं, महिला मंडलों के साथ काम कर चुके हैं, युवा मंडलों के साथ काम कर चुके हैं, तो पंचायत और इनके बीच में तालमेल किस तरह से बन सकता है? नमस्कार। जहाँ तक सवाल है महिला मंडल और युवा मंडलों का, तो जो पंचायत प्रधान बनेगा अगर उनका आपस में तालमेल हो जाए और वो एक सशक्त होकर काम करे गांव के विकास के लिए, तो इसमें बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और युवा मंडलों की। और पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो गांव की राजनीति होती है वो भाई भतीजावाद तक ही रह जाती है और जो सशक्त लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं और इसलिए पंचायतों में गलत लोग चुनकर आ जाते हैं। और एक चीज़ ये भी देखने में आती है हमेशा से कि एक तरफ युवा मंडल, महिला मंडल चलते हैं और उसके पैरेलल पंचायत चलती है, तो दोनों को एक दूसरे में कंपटीशन होता है, जबकि उनमें होना तालमेल चाहिए ताकि विकास की गति और तेज बढ़ सके। हमारे साथ हैं प्रवीण मिश्रा जी। प्रवीण मिश्रा जी उद्यमिता में काम करते हैं, इनको गांव में युवाओं के साथ काम करने का अनुभव है। आपसे प्रवीण जी ये जानना चाहते हैं कि युवा जब तक अपने पैरों पर खड़े होने की बात नहीं करता है, जब तक स्वरोजगार की बात हम गाँव तक नहीं ले जा पा रहे हैं, हम किसी भी सशक्तिकरण को एक अच्छा साधन नहीं मानेंगे, ना ही उसको सफलता मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि गाँव में किस प्रकार से युवा पंचायत में जुड़ करके अपने ही गांव, अपनी ही पंचायत में रहते हुए वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करके क्या वो अपने पैरों पर खड़ा होने की बात नहीं कर सकता है? और अगर कर सकता है तो इसमें युवाओं की भूमिका क्या है और सरकार की भूमिका क्या है? नमस्कार। पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी, जो खासतौर से रूरल डेवलपमेंट के बारे में थी, वो युवाओं के बारे में और महिलाओं के बारे में कि उनके ऊपर किस तरह से कौन कौन सी स्कीम्स लाई जाएं, वो ज़्यादा लागू की गई थी, लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो उन लोगों को सही तौर पर नहीं मिल पाया। ये मानते हैं कि जैसे शबा ने कहा कि एजुकेशन जो लेवल है हिमाचल के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, महिलाओं का भी और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं सरकार से एक चीज़ पूछता हूँ कि यहाँ के यूथ जितने भी हैं वो बाहर दिल्ली, चंडीगढ़ या बॉम्बे की तरफ क्यों भाग रहे हैं? यहाँ पर जितना स्कोप हिमाचल के अंदर है उसके ऊपर क्यों नहीं यहाँ पर उनको रोक के उनका स्वरोजगार, उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उनकी छोटी छोटी इकाइयाँ जो है वो स्थापित की जाए। मान लीजिए जैसे गांव के अंदर फल सब्जी, फल फ्रूट ये सब चीज़ें उगती हैं, लेकिन उसके ऊपर उसका विधायन करना ये नहीं है। उसको अगर वो ख़राब हो जाती है तो उसको फेंक दिया जाता है। अगर उसको विधायन करके उसकी प्रोसेसिंग करके उससे अगर हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे उनकी मार्केटिंग भी होगी, साथ साथ आय का एक साधन बनेगा। इसके लिए बहुत सारे कैंप्स लगाए भी जा चुके हैं। कोशिश है कि और लगे, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक आय का जो सोर्स है वो हिमाचल के अंदर बने। यानी प्रवीण जी का ये मानना है कि अपने खेत, अपनी फसल, अपने फल फ्रूट उन्हीं को हम
इस्तेमाल करें, वहीं गांव में उसकी एक छोटी फैक्ट्री खोल करके उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लाएं और उसका रीयूज़ करते हुए अपने रोज़गार के लिए जो स्कोप है वो गांव में ही ढूंढे। हम चलते हैं अंजना ठाकुर के पास। अंजना ठाकुर द रीव टाइम्स की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंस है और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका एक लंबा अनुभव है, और विशेष तौर पे जब पत्रकारिता की इनके संदर्भ में हम बात करते हैं तो वो गांव तक पहुंचती है। आपका अनुभव गांव में, अंजना जी, जब पंचायतों के साथ रहा है और आपने बहुत सारी इस तरह की पत्रकारिता में लिखा है, कहा है, बोला है, आगे आकर के आपने एक तरह से लीड भी किया है वहाँ पे, आपको नहीं लगता कि पंचायत के प्रधान को बहुत सारी शक्तियाँ हैं? अब जुडिशल में प्रधान को बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई हैं, तो प्रधान के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की भी एक जिम्मेदारी फिक्स हो रही है कि भाई इन भ्रष्टाचार के ऊपर प्रधान भी इक्वल बराबरी में उतना ही जिम्मेवार होगा जितने कि पंचायत के अधिकारी होंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक फाइनेंस पर हस्ताक्षर करने की जहाँ तक बात है वो प्रधान के पास है, प्रधान की इसमें सक्षमता और प्रधान की इसमें जो भ्रष्टाचार के जितने भी मुद्दे हमारे पास आते रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चौहान जी, जैसा आपने खुद ही कहा कि पंचायत प्रधानों को बहुत सी शक्तियां दे दी गई हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब एम्पावरमेंट की बात आती है तो सरकार क्या करती है, शक्तियां दे देती है, पॉलिसीज़ बना देती है, लेकिन जिनको उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उनके पास वो बेसिक जो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो विज़न चाहिए होता है वो नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सरकार की पॉलिसीज़ ख़राब है, लेकिन जब प्रधान को जब हम चुनते हैं तो उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ताकि वो सरकार की योजनाओं को समझ सके, उनको लोगों तक पहुंचा सके और उस ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। जहाँ तक आर्थिक संपन्नता की बात है, सरकार की बात है, सरकार ने शक्तियाँ तो दी है, पंचायतों को ये अधिकार है कि वो अपना टैक्स लगा सके, अपना कई चीज़ों पे जो सरकार जो योजनाएं हैं उन पे भी अगर पंचायतें टैक्स लगाती है तो अपनी वो आर्थिक रूप से संपन्न होती है। लेकिन कुछ पंचायतें हैं ऐसी जो टैक्स लगाती है लेकिन उनके पास उस टैक्स को कैसे खर्च करना है उसका विज़न ही नहीं है। तो ये मतलब ये एम्पावरमेंट तो है कि आपने शक्तियाँ बढ़ा दी है, लेकिन उसको उन शक्तियों का उपयोग करने के लिए उस प्रधान जो हमारे प्रतिनिधि है, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो मेरा ये मानना है कि हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ आरक्षण की बात ना करें, शक्तियाँ बढ़ाने की बात ना करें, हम इस बात पर भी ध्यान दें कि जो प्रतिनिधि जो हमारा चुन के आ रहा है वो इस लायक तो कम से कम हो कि वो सरकार की योजनाओं की जानकारी ले सके, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। अंजना जी कह रही थी शिक्षा के ऊपर कि शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जो हमारे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और परिचर्चा में जो हमारे आज एक्सपर्टीज यहाँ बैठे हैं उनमें यही सारी बातें निकल के सामने आई हैं कि चुनाव बहुत नज़दीक है, किन बातों का ध्यान रखें। पढ़ा लिखा हमारा प्रतिनिधि हो, अगर हम भूखमरी से बाहर आना चाहते हैं तो सबकी पार्टिसिपेशन के साथ सबको साथ लेके हम आगे बढ़ें और वुमेन एम्पावरमेंट में हम आरक्षण ना मांगे, हमारा अधिकार है वो, हम उसको अपनी अक्ल से, अपनी समझ से लें और युवा मंडलों और महिला मंडलों को तालमेल के साथ, समझ के साथ आगे चलना है और कहीं ना कहीं पंचायत के अंदर आकर के हमें रोजगार के लिए वहीं पे ही लघु उद्योग और उद्यमिता की ओर एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। परिचर्चा के आखिर में एसपी शर्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरी परिचर्चा का ये निचोड़ था, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह का प्रतिनिधि ग्राम स्वराज को आगे ले जाने में सक्षम रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है और अच्छी परिचर्चा है, सब लोगों ने कहा। इसमें जो पहले पायदान पे वो ये है कि अगर हमारी पंचायत में पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, जिन्हें पता नहीं है कि सरकार के क्या क्या पॉलिसी है और क्या क्या उनके स्कीम्स है, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आज ये हो गया है कि पढ़े लिखे ना होने की वजह से, जागरूक ना होने की वजह से प्रधान जो वहाँ का मालिक है उनके ऊपर जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो हावी हो जाते हैं। जिस तरह से एक क्षेत्र पंचायत में जो अध्यक्ष होता है तो ब्लॉक का जो अधिकारी है वो उनके लिए काम करता है, लेकिन वो उलट चीज़ें हो जाती है। इसी तरह से जिला लेवल पे भी होता है कि जिला अधिकारी, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, अगर आप दूसरे राज्य में देखें, क्योंकि हिमाचल में 96 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, बाकी जगहों में जिला पंचायत के पास और जो पंचायत समिति है उनके पास बाकायदा अपना उनके पास कोष होता है जिससे वो खर्च करते हैं, लेकिन हिमाचल में ये चीज़ अभी नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ एक श्रवा ने कहा, बहुत अच्छा कहा महिलाओं को लेकर के। महिलाओं को लेकर के मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में बात उठी थी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के
के विषय में, क्योंकि वहाँ पर पति प्रधान और पुत्र प्रधान वाली व्यवस्था थी कि जो भी काम होते थे वही जाते थे और साइन तक कर लेते थे। तो हिमाचल में जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, तो मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ कि हमें सिर्फ आरक्षण पे नहीं जाना चाहिए, उनके अंदर की जो काबिलियत है उसे पहचानना चाहिए। और फाइनली मैं कहूँगा कि पंचायत से अगर हमें विकास करना है, जैसे आपने कहा कि अगर हमें ग्राम उदय से भारत उदय की ओर जाना है, तो हमें पंचायतों को अधिक अधिकार देने पड़ेंगे और ऐसे लोगों को चुन के लाना होगा जो हकीकत में इस स्वप्न को पूरा कर सके। हम अपनी इस परिचर्चा को इस बात पर यहाँ पे छोड़ते हैं कि यहाँ ना केवल ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी तय है, बल्कि सरकार की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं जो बहुत ही गंभीरता के साथ ग्राम स्वराज को मजबूत करने के लिए पंचायतों तक ले जाने की उसकी आवश्यकता रहेगी। हम द रीव टाइम्स के साथ अपने सभी पैनलिस्ट जो हमारे साथ बैठे हैं उनका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दर्शकों तक ये बात छोड़ते हैं कि चुनाव आपके पास हैं, आपको तय करना है आपका गांव कैसा हो, आपके गांव का विकास कैसा हो, आपकी पंचायत कैसी हो और इस देश का ग्राम स्वराज कैसा हो। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।